नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज़ चैनल। मैं हूं आशित त्यागी। पेश करते हैं आज का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में घरौंदा सोसाइटी में पहुंचे। दरअसल यहां उनकी बहन और बहनोई का घर है। बहनोई का परसों ही निधन हुआ था। वो परिवार के साथ शोक जताने के लिए आए थे। इस कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखा गया था। यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी अंत समय तक ही इसकी जानकारी मिल सकी थी। इस दौरान सोसाइटी के आसपास लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया और मीडिया को भी मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम से दूर रखा गया। टीलामोड़ थाना क्षेत्र के गांव रिस्तल में रहने वाले दुर्गेश और गौरव नाम के दो लड़कों की हत्या कर दी गई थी। एक की लाश रिस्तल और दूसरी की चिरोड़ी गांव के जंगल में मिली थी। दोनों आपस में दोस्त बताए जाते हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सफलता मिली है। इस हत्याकांड में हमने भी 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, जो कि इसमें से 2 लोग कोतवालपुर गांव के हैं और बाकी लोग बरेली के हैं। एक अभियुक्त इसमें से भी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम है। कौन लोग थे हत्या करने वाले? वजह क्या थी? किस वजह से हत्या की थी? ये जो इसमें संजीव और जनक, इनका एक खेत था जहाँ पर कि एक झोपड़ी में स्मेल्टिंग का काम करते थे कुछ लोग। जनक उसमें स्मेल्टिंग का काम करता था, वो ठेकेदार था। और संजीव और विनोद, इनका एक खेत था जिसमें कि वो स्मेल्टिंग फैक्ट्री चलती थी। रात्रि 31 की रात को ये लोग 11 से 11:30 के बीच ये दोनों युवक गौरव और दुर्गेश इस फैक्ट्री में गए थे। फैक्ट्री में जाने के बाद इनमें वहाँ पे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसमें गौरव के ऊपर फायरिंग हुई, तो उसमें जिससे गौरव की वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसी के बाद इन्होंने दुर्गेश का भी हत्या की। दुर्गेश की इन्होंने फिर दोनों के ही गले काटे। दुर्गेश की हत्या कटफोट वूंड से हुई है और गौरव को 2 गनशॉट वूंड्स दिए। अब पेश करते हैं आज का खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत करता हूं दिल्ली नगर निगम से। दरअसल दिल्ली नगर निगम में पार्षदों का चुनाव हुए 1 महीना हो गया था और आज मेयर का चुनाव होना था, लेकिन हंगामे और विवाद की वजह से ये चुनाव नहीं हो सका। राजधानी दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों में झगड़ा हो गया। बात हाथापाई और मारपीट तक भी पहुंची। हंगामे के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। अब अगली तारीख उपराज्यपाल तय करेंगे, उसी तारीख में दिल्ली का मेयर चुना जाएगा। भाजपा पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर हंगामा करने का आरोप लगाया। जो अधिकारी है उन्होंने उसी चीज को, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और उसी लॉ को फॉलो करते हुए उन्होंने कि राज्यसभा जब अपर हाउस है तो नॉमिनेटेड जो एलजी के द्वारा नॉमिनेट पार्षद हैं उनको अगर वो दिलानी शुरू कर दी है तो वो कह देते भाई 4 इनको करा दिए, 4 इलेक्टेड को करा दे। लेकिन मंच पर उस पर माइक, मेयर की कुर्सी पर चढ़ जाना, माइक तोड़ देना, तो ये अनारकी लोग हैं। इनसे और एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। इनके अंदर एक भय है। भय क्या है कि बीजेपी ने मेयर का कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। 50 लाख 1 करोड़ रुपए देकर टिकट बेची है केजरीवाल साहब ने। हंगामा भी हुआ था। इनको डर है कि जिन लोगों ने 50 लाख रुपए देकर हमसे टिकट ली थी वो गुस्से में आकर कहीं बीजेपी को वोट ना कर जाएं, तो मेयर बीजेपी का ना बन जाए, इसलिए वो ओथ नहीं होने दे रहे हैं। भाई अभी संवैधानिक तरीके से शपथ हो रही थी और पीठासीन अधिकारी शपथ दिला रहे थे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के लोगों ने विरोध करा और जब आप पूरे बहुमत से जीत कर आए तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? आप शपथ होने दो आराम से। कहीं ना कहीं बौखलाहट है, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है, क्योंकि इनके आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मेयर को जिताने के पक्ष में हैं, मुझे लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बौखलाहट है, आप चुनकर सब आए हो तो होने दो अच्छे सदन की कार्रवाई। चाहते हैं बीजेपी के मेयर बने। मुझे लगता है ऐसा ही है, तभी विरोध कर रहे हैं। इनको भरोसा नहीं है अपने पार्षदों पे। आज हल्ला गुल्ला पूरा सदन रोक दिया इन्होंने इतनी देर से। उधर आम आदमी पार्टी के पार्षद का कहना है कि भाजपा के पार्षदों ने, एल्डर ने उन पर हमला किया।
आज गैर कानूनी तरीके से बीजेपी की गुंडागर्दी सदन के अंदर देखने को मिली। उन्होंने एल्डरमैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा कि ये आप गैर कानूनी तरीके से काम करें। सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा तो बीजेपी के जितने पार्षद एल्डरमैन सारे इकट्ठे होकर जबरन तरीके से एक साथ शपथ लेने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने मेरे ऊपर मोमेंटो जो होता है शपथ लेने का, वो उन्होंने मेरे ऊपर सब लोगों ने मारा। और सदन में इस तरीके से मारपीट आई, सदन के गरिमा का अपमान। ये तो बीजेपी ने किया है ना, मैंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो सिर्फ ये बात रखी थी कि आप, हमारा पहला अधिकार है, हम लोग इलेक्टेड होके आए हैं, चुन के आए हैं, हमारी पहले आप शपथ दिलाइए, एल्डरमैन की शपथ उसके बाद आप दिला सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने सारे एल्डरमैन जबरन तरीके से इकट्ठे होके उन्होंने सबने एकदम मेरे ऊपर हमला किया। और जो मेमेंटो होता है जिससे शपथ लेते हैं, वो मेरे को मारने की कोशिश की। उसके मेरे सर पे भी लग सकता था। नगर निगम एमसीडी का जो चुनाव था उसे हुए 1 महीने हो गए और 1 महीने बाद आज दिल्ली को मेयर मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार है कि नगर निगम चुनाव के बाद पहली बैठक हो, शपथ हो और मेयर का चुनाव उसमें होता है। लेकिन ये पहली ऐसी बैठक हुई है जिसमें शपथ पूरी हो पाई और ना मेयर का चुनाव हो पाया। दरअसल हंगामा हुआ मनोनीत पार्षदों को लेकर। पीठासीन अधिकारी ने पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलानी शुरू कर दी। इसका आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। उनका कहना था कि ये न्याय संगत नहीं है, पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलानी चाहिए। इसी बात पर हंगामा हुआ था। दोनों पार्टियों के पार्षदों में मारपीट हुई, हाथापाई हुई, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, मेजें तोड़ दी गई। हंगामा रोकने के लिए सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। दोनों ओर से हंगामा चालू रहा। हंगामे के चलते सदन स्थगित करना पड़ा। अब अगली तारीख पर चुनाव संभावित है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम में हुए हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243 मनोनीत सदस्यों को वोट डालने से रोकता है। उन्हें सदन में वोट दिलवाना असंवैधानिक है। अगली खबर हम नोएडा से लेंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में और अधिक निवेश की राह खोलने के लिए प्राधिकरण की सीईओ रितु महेश्वरी ने निवेशकों और आवंटियों के साथ बैठक की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनसे बात की, निवेशकों के लिए सरकार की नीतियों पर जानकारी साझा की और प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर निवेश करने का आह्वान भी किया। अगले माह फरवरी में 10 और 11 फरवरी को प्रदेश सरकार की तरफ से लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय निवेशकों को आगे लाने के लिए सीईओ रितु महेश्वरी ने बैठक की। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास के औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत, आईटी, डाटा सेंटर, रियल एस्टेट समेत अन्य क्षेत्रों के निवेशक और आवंटी बड़ी संख्या में शामिल हुए। निवेशकों को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए संदेश को भी सुनाया गया। रितु महेश्वरी ने उनके सामने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खाका खींचा। रितु महेश्वरी ने कहा कि रेल, रोड, हवाई कनेक्टिविटी के मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप पर भी उन्होंने फोकस किया। रितु महेश्वरी ने प्रस्तावित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, लॉजिस्टिक हब, यीडा में फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी तमाम परियोजनाओं पर जानकारी निवेशकों से साझा की। अगली खबर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से है। देश के अलग अलग राज्यों में और उनकी हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली गई हैं जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सभी उच्च न्यायालयों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष रखा गया था। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए 15 फरवरी तक जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने और वकील को शामिल करने या दिल्ली की यात्रा में असमर्थ होने की स्थिति में अपनी दलील पेश करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है। मामले पर पिछली सुनवाई 14 दिसंबर 2022 को हुई थी। इस दौरान भी कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने की नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।
शुरुआत में वकीलों ने पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि मुख्य याचिका के अलावा कई याचिकाएं थीं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना था, क्योंकि वो दिल्ली, गुजरात और केरल के उच्च न्यायालय में लंबित हैं। वकीलों की दलील को सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि क्योंकि ये एक ही विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं लंबित हैं, हम सभी याचिकाओं को इस अदालत के समक्ष स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं। एक याचिकाकर्ता को भी किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए वो अपने वकील को शामिल कर सकता है। यदि दिल्ली की यात्रा नहीं कर सकता तो उसे सभी याचिकाकर्ताओं को उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यानी कि समलैंगिक विवाह को भारत में कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अब मार्च में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब एक ऐसी खबर पर बात करूंगा जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। चिंता इस बात की है कि भारत की सीमा को भी खतरा पैदा हो गया है। हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की। आप और हम सभी जानते हैं कि जोशीमठ एक लंबे समय से दरक रहा है, खिसक रहा है, ज़मीन के अंदर धंस रहा है। कुछ मकानों में पिछले 2-3 दिन से दरारें ज़्यादा आ गई हैं, कुछ जगह भूस्खलन भी हुआ है, इसलिए देश में एक बार फिर से जोशीमठ चर्चा में है। जोशीमठ लंबे अरसे से धंस रहा है। इस भू धसाव को लेकर स्थानीय लोगों की जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है। वर्ष 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्पनामिता चौधरी ने जोशीमठ का अध्ययन किया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। अब तक 70 परिवारों को सुरक्षित शिफ्ट किया जा चुका है। ये इसलिए गंभीर मामला है कि जो धसाव हो रहा है, जमीन जो धंस रही है, वो अब भारत तिब्बत सीमा की ओर बढ़ने लगा है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक नगर पालिका बोर्ड है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6150 फीट है। ये 4 धामों में जो सबसे प्रमुख हैं, बद्रीनाथ, उसका प्रवेश द्वार भी जोशीमठ को ही माना जाता है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ ये इलाका सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भारत तिब्बत सीमा, जो पाक चीन के अधिक क्षेत्र है, महज 100 किलोमीटर दूर रह जाता है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों को जाने के लिए भी यात्रियों को जोशीमठ से होकर ही गुजरना पड़ता है। यहाँ अचानक से कई मकानों में दरार आ गई है। पूरे नगर में डर फैल गया है। दरार हर दिन बढ़ती जा रही हैं। जेपी कॉलोनी की कई मकानों में दरार आ गई हैं। यहाँ कुछ समय से जो पीछे पहाड़ी है उससे मटमैला पानी का रिसाव शुरू हुआ है। दरार आने से कॉलोनी का एक पूरा पुश्ता ढह गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर भी मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं। भूधसाव से ज्योति शिविर मंदिर और उसके परिसर में दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ में भले ही आज भूधसाव घटना सामने आई हो, लेकिन इसकी चेतावनी 50 साल पहले दे दी गई थी। जोशीमठ पहाड़ों की सदियों पुराने मलबे पर बसा है। ये शुरू से ही दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा था तब इसकी जांच के लिए 1976 में गढ़वाल के आयुक्त रहे एससी मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यों वाली समिति का गठन हुआ था। समिति ने रिपोर्ट दी थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। उन्होंने इसको रोकने के लिए भूधसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहाँ पौधे लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। ये भी कहा था कि खुदाई या विस्फोट से कोई बोल्डर नहीं हटाया जाना चाहिए, कोई भी पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन विकास जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे जोशीमठ खतरे पे चला गया। जोशीमठ सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण, ये बता देता हूँ। जोशीमठ से भारत तिब्बत सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है। भूधसाव जो हो रहा है, जो जमीन जो धंस रही है, उसका क्षेत्र जो है वो सैन्य क्षेत्र और आईटीबी मुख्यालय की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। सैन्य क्षेत्र में जाने वाली सड़कें भी धंसनी शुरू हो गई हैं। जोशीमठ में भारतीय सेना का ब्रिगेड मुख्यालय है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक बटालियन वहाँ पे है। जोशीमठ भारत तिब्बत सीमा चीन के अधिकार वाले क्षेत्र का भारत का अंतिम शहर है। यहाँ से नीति और माणा घाटियाँ भारत और तिब्बत सीमा को जोड़ती हैं। भूधसाव का क्षेत्र बढ़ता रहा तो यहाँ सेना का टिकना मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जोशीमठ का जमीन में धंसना देश की सीमा के लिए बहुत खतरनाक है। खबर गाजियाबाद से। यहाँ ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के गांव खानपुर जप्ती में जंग का मैदान बन गया। लाठी डंडे के साथ साथ पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं।
हुआ ये था कि पूरा झगड़ा जो है गांव के में पैमाइश को लेकर है। तहसील के कर्मचारी गांव में पैमाइश के लिए गए थे। उसके बाद दो पक्षों में बहस हो गई। बहस ने विवाद का रंग ले लिया। धीरे धीरे लाठी डंडे चले और फिर दोनों तरफ से ईंट और पत्थरों की बरसात भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं भी हैं। पुलिस ने इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। सिटी में आज भूमि पैमाइश के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। उस विवाद की जानकारी होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाए। टीवी पर आने वाला बिग बॉस एक बहुत फेमस कार्यक्रम है। सभी लोगों का इस पर ध्यान लगा हुआ रहता है। इस कार्यक्रम में घर में जो सदस्य हैं उनमें रोज़ नए नए रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, प्यार के कसीदे पढ़े जाते हैं, कभी झगड़ा भी देखा जाता है। यहाँ सभी सदस्यों को 3 महीने से ज़्यादा समय इस घर में रहते हुए हो गया है। घर के सदस्यों के आपसी इक्वेशन बदलती नज़र आ रही है। प्रियंका और रचना शो का अंत आते आते एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। टीना और शालीन का रिश्ता दर्शकों के लिए और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रहा है। हाल ही में नए साल पर हुए SC स्टैन के कंसर्ट पर दोनों काफ़ी करीब आए थे, लेकिन कंसर्ट ख़त्म होने के बाद दोनों ने कहा कि वो केवल दोस्त हैं। अभी हाल ही में शालीन ने टीना के बाद प्रियंका चहर से पूछा कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। इस पर प्रियंका ने जवाब दिया था कि शायद ऐसा हो भी सकता है। बिग बॉस में सभी सदस्यों का व्यवहार दिन प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति बदलता जा रहा है। ये था आज का हमारा खबरों का पोस्टमार्टम और युग करवट का बुलेटिन। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। आपका यही सहयोग, यही समर्थन हमारे लिए ताकत है। आशित त्यागी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।